PTI रहनुमा शौकत तरीन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 100% बढ़ गया है, टमाटर बढ़ गया है, वो दालें यार, दालें तो रोज लोग खाते हैं बेचारे, 60% बढ़ गई है पिछले साल से। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब और चलें आगे, चलें, वो तो था ही था, क्योंकि इन्होंने नाअहली की थी और उसकी वजह से ये हुई है, जो अफराद ज़र बढ़ी है उसकी वजह से रेट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच, 23%। इसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। इसका मतलब है कि 900 मिलियन डॉलर जो है वो कम हो गई है इन 3 महीनों में। रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, 2.5 पे आ गए। और ये कहाँ से पूरा करेंगे? इन्होंने वो छू मंतर तो किया इन्होंने जून के बीच में, जो हमारे मलबा सारा डालने की कोशिश की और ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। क्यों? इन्होंने इसलिए किया कि जुलाई में दिखाएंगे इंपोर्ट हमारी कम हो गई, लेकिन अब क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, जुलाई। सो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके पास। और अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें भी देखें, 300 अरब रुपए का हमने जो है वो डेवलपमेंट खर्च किया था 9 महीनों में, और ये हम कह रहे थे कि 700 होगा, लेकिन 100 हमने कहा था, वो जो हम सब्सिडी दे रहे थे उसके लिए हम छोड़ देते हैं, तो 600 करेंगे। इन्होंने उसमें से भी 200 बिलियन और काट लिया, ये 400 पे आ गए हैं सिर्फ। इनका जो सब्सिडी हम 575 बिलियन हम कर रहे थे, इन्होंने उसका बाद एक क्वार्टर में 954 बिलियन की सब्सिडी दी है। और बजट डेफिसिट जो मैं छोड़ के गया था 2.6 ट्रिलियन, इन्होंने 3 महीनों में 2.7 ट्रिलियन और इन्होंने बजट डेफिसिट किया है। ये हमें कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, इन्होंने क्या किया? इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट की बड़ी बातें करते हैं, IMF कहता है कि ये प्राइमरी डेफिसिट इन्होंने कर दिया 447 अरब है। तो अब बातें करते थे बहुत देर से, बड़े इनके सारे के सारे लोग करते थे कि जी डेट छोड़ के चले गए, हमारे पर पहाड़ छोड़ के चले गए। हमारा 4 साल के बीच में जो हमने डेट जो किया था वो 18.4 ट्रिलियन, ये तो अभी आप इनके अपने नंबर्स हैं, ये 20 की बात करते हैं, 18.4। 3 महीनों में इन्होंने 9.7 किया, 3 महीनों में 10 बिलियन ट्रिलियन के करीब किया इन्होंने। इसी लिहाज से ये अगर गए तो पूरे साल के बीच में ये 20 ट्रिलियन जो है कम से कम करेंगे। तो ये तो इनकी कहानी है। अब डिफॉल्ट के जी हमने डिफॉल्ट बचा दिया। क्या डिफॉल्ट बचा दिया? एक बात होती है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। दुनिया कहती है डिफॉल्ट कितना, क्या चांसेस हैं। मार्च में 4% थे, जुलाई में 50%, अभी भी 28%। तो हमने तो डिफॉल्ट नहीं करवाया भाई, डिफॉल्ट तो आप करवा रहे थे। मूडीज, S&P, फिच, सारों ने आपको डाउनग्रेड कर दिया। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, रिजर्व जो है 13.8 से 11.4 छोड़ के गए थे, 2.3 वो रोल ओवर होना था चाइना का, वो कर लें, 13.7 से ये 7.8 पे आया। 6 बिलियन डॉलर के रिजर्व खा गए हैं। मैं चाहूंगा कि इस वक्त आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे और जो इनकी लोड शेडिंग है उसके ऊपर अगर आप कुछ तबसरा करें। देखिए, जिस तरह मईशत के अंदर शौकत तरीन साहब ने बताया कि तमाम इशारिये जो हैं वो डाउनग्रेड हुए हैं और एक तबाही का आलम है इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो हमारी तवानाई का शोबा भी इनकी नालायकी और नकम्मेपन से महफूज नहीं रहा। पहले तो आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें देख लें कि 30 से 40% आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ गई और 1.5 माह से ऊपर हो गया नीचे। पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में जितना तेल चाहिए था उससे तकरीबन 70% ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया महंगे दामों पे। अब रिफाइनरियां लेटर लिख रही हैं, अटक रिफाइनरी लेटर लिख रही है कि हमारे पास इतना तेल हो गया महंगे दामों लिया हुआ कि हम बंद होने को फिर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि महंगे दामों ज़्यादा तेल लिया और ज़रूरत से ज़्यादा लिया, तो अब आपका अब जब कीमतें नीचे चली गई हैं तो आपकी इन्वेंट्री फुल पड़ी हुई है महंगे दामों के ऊपर। दूसरी इन्होंने जो हरकत की कि ये जो तेल जब आ रहा था महंगे दामों तो 248 रुपए पे LCR रिटायर की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जो मार्केट रेट था एक्सचेंज रेट उससे भी 8 रुपए ज्यादा। तो जाहिर है कि आलमी मंडी में कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, जब आप इतनी नाअहली दिखाएंगे तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी। फिर आप बिजली में देख लें,
पिछले साल, अब ये जुलाई का महीना पीक सीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोड होता है आपका बिजली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इस साल, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जुलाई में 10% बिजली की कम पैदावार की इन्होंने पीक सीजन के अंदर। हालांकि इस साल बिजली पैदा करने की सलाहियत ज्यादा है। एक 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट हम अप्रैल के अंदर कमीशन करके गए थे, वो भी चल रहा है। अगर वो ना चल रहा होता तो 20% कम थी बिजली, तो 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने दौर में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे, वो प्लांट आज बंद पड़े हैं, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है। उनके कई 100 अरब रुपए सालाना बंद प्लांट्स के पैसे दिए जा रहे हैं। जो कम कैपेसिटी पे प्लांट्स चल रहे हैं उसका किराया दिया जा रहा है बिजली घरों का। और ये नालायकी, गलत प्लानिंग, गलत मंसूबाबंदी, नकम्मापन, इसका कौन आज खमियाजा भुगत रहा है? आम आवाम खमियाजा इसका भुगत रही है। महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। हमारे दौर में सीपीआई, दो तरह से आप महंगाई मेजर करते हैं, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और एक कोर प्राइस इंडेक्स जो होती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 17% से 42% पे चली गई है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 12% से 24.5% पे कड़ी है इनके अपने आदादोशुमार के मुताबिक। और ये जनाब निकले थे महंगाई मार्च करने। अब जरा बिजली के बिलों पे देख लेते हैं। अगले महीने जो बिल आना है उसमें 10 रुपए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आनी है आप सबको, 1 यूनिट के पीछे इजाफी। और ये कहते थे हम 12 रुपए का, मिफ्ता साहब कहते थे हम 12 रुपए का यूनिट करेंगे, बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है, बिजली है ही नहीं, आती नहीं है, और जब आती है तो महंगी तरीन है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं हो सकती माशी फ्रंट के ऊपर। जहाँ पे हम सियासत में बात कर रहे हैं शहरी हकूक़ के ज़ब्त होने की और इंसानी हकूक़ के और आज़ादी राय की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी वक्त के जो इस मुल्क का माशी कत्ल किया गया है पिछले 4 माह के अंदर, उसका भी इन्होंने हिसाब देना। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जरा ज़राअत के ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमें शहरों में तो हमें अंदाज़ा नहीं उस तरह, लेकिन ज़राअत के साथ सैलाब का हुआ है। सैलाब इस वक्त सिंध में, हमारी काटन जो है बड़ी अच्छी फसल होती है, सिंध में तकरीबन 90% काटन ख़राब हो गई है। सिंध में 90% काटन तबाह हो गई है। वजह उसकी ये बनी कि 1987 में हमें वर्ल्ड बैंक ने एक कर्जा दिया, तो लेफ्ट बैंक ड्रेन हमने बनाई जो खैरपुर से शुरू होती है और समुद्र में पानी सारे सिंध का लेके जाती है। उस ड्रेन को माशाल्लाह हमने आबाद कर लिया, उसमें ज़मीनों पे कब्जे कर लिए। वो 2 एकड़ चौड़ी ड्रेन है, काफ़ी गहरी है, वो ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, लिहाजा उसको बंद कर दिया गया, आबाद कर दी गई। सिंध का जब भी बारिश आती है, पिछली इस बार 4 तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है, 4 बार ऐसा हो चुका है कि सिंध में लेफ्ट बैंक ड्रेन बार बार बंद होने की वजह से, उसकी खटाई ना होने की वजह से, जिस तरह अर्बन फ्लड आता है कराची में कि नाले साफ नहीं होते, ये मेन नाला था जो पूरे सिंध को जो बचाता था, समुद्र तक पानी लेके जाता था, बदीन तक, वो जब बंद हुआ है तो सारे का सारा सिंध में इस वक्त तकरीबन यू कैन से कोई 4 लाख एकड़ की राइस और 13 लाख एकड़ काटन ये तबाह हो गई है। और तकरीबन इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हुए वहाँ पे। इस वक्त 4-4 फुट 3-3 फुट पानी आम सिंध में खड़ा है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस साल की हम बात करें, दालों की बात हो रही थी, दालें काश्त नहीं हो सकी, वजह ज़मीनें दोबारा पानी निकल नहीं रहा, दालें काश्त नहीं। इस साल दालें पाकिस्तान में फर्दर महंगी होने का इम्कान है। ये जो टमाटर की बात हो रही है या इसकी प्याज की बात हो रही है, वो भी है कि आजकल तकरीबन ये अगस्त में काश्त होती थी, आजकल प्याज आ जाता था, वो काश्त नहीं हुई, आगे जाकर फर्दर इसका डेफिसिट आ जाएगा। जितनी भी रबी की आगे क्रॉप्स थी वो काश्त नहीं हो पा रही, और खरीफ थी वो खरीफ सारी तबाह हो गई। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दौर में पिछले साल 6.4 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की थी, ज़राअत की या फूड की हमने 6 और टारगेट था 4.8।
$4.8 بلین کے مقابلے میں ہم نے $6.4 بلین ایکسپورٹ کی، اور جو پہلے ہم امپورٹ زیادہ کرتے تھے $10 بلین سے، وہ ہم نے کم کر کے تقریباً $8 بلین پہ امپورٹ کی۔ ہم نے امپورٹ کم کی، ایکسپورٹ ہم نے زیادہ کی، اور ہم نے زراعت میں بڑے سالوں بعد 4.4% گروتھ کی اور آگے بڑھ رہی تھی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت دو جگہ پہ آپ سیلاب زیادہ دیکھتے ہیں، کہ آپ کو بلوچستان میں سیلاب زیادہ نظر آتا ہے، دوسرا آپ کو سیلاب نظر آتا ہے سندھ میں زیادہ نظر آتا ہے، تیسرا آپ کو راجن پور میں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو بنی، ہم نے تقریباً یو کین سے ایک بجٹ دیا تقریباً یو کین سے 3000 چھوٹے ڈیم کا، بلوچستان میں 3000 چھوٹے ڈیم کا بجٹ دیا، وہ پراپر بنے نہیں، وہ سارے کے سارے رڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی بلوچستان بھی رڑ گیا۔ اور سندھ میں بھی یہ ہوا کہ سندھ میں نارا کینال پہ 3 ڈیم بنائے گئے، تینوں بہ گئے۔ پیچھے آپ کہہ لیں کہ کنجر جھیل کے پاس 3 ڈیم بنائے گئے، وہ تینوں کے بہ گئے۔ لہٰذا جتنا ڈیموں پہ پیسہ تھا پیسے کھا گئے، اور ان کی وجہ سے سیلاب زیادہ بڑھ کے پہلے پانی اکٹھا ہوا، پھر آگے چلا گیا، سو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں فوڈ شارٹیج کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے۔ اور پھر جو اس میں ہوا ہے کھاد ہم جو 8000 روپے کی DAP کی بوری چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت ہے 15000 روپے کی بوری۔ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 6000 روپے کی پوٹاش کی بوری، اس وقت 16000 روپے کی بوری ہے۔ پوٹاش اور فاسفورس کے بغیر کنسیپٹ نہیں ہے کہ پیداوار ہو۔ دانہ جو بنتا ہے، یہ پھل جو بنتا ہے، فاسفورس سے بنتا ہے، اس کی 37% اس کی یوزیج کم ہوا ہے، کھپت کم ہوئی ہے۔ اگر 37% یوزیج کم ہوا تو اس حساب سے اگر یوزیج کم ہوتا ہے یا کھپت کم ہوتی ہے تو اندازہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں 5 ملین ٹن گندم کم پیدا ہو سکتی ہے۔ 5 ملین ٹن مین $3 بلین۔ سو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین میں بہت زیادہ خطرات ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ باقی چیزیں تباہ کی ہیں، زراعت کو بھی تباہ کر دی۔ اچھا جی، یہ مزمل صاحب آپ ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ جو شوکت صاحب نے، حماد اظہر صاحب نے اور جمشید صاحب نے بات کی، پاکستان اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں اکنامک کرفیو یا اکنامک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں آ چکا ہے۔ معیشت پوری بند ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو گاڑیوں کی سیل ہے جولائی میں وہ 52% سے گری، سیمنٹ کی سیل جس میں مطلب ایک مزدور، ایک عام آدمی کام کرتا ہے، 48% سے گری، پیٹرول کی سیل 26% سے گری، اور جو ہے بجلی کی، جیسے حماد صاحب نے بتایا کہ 10% سے بجلی کی پروڈکشن گری۔ حالانکہ اس وقت ڈیم بھرے ہوئے سارا، اگر یہ ڈیم کی بجلی نہ بنتی تو یہ تو پتہ نہیں اور بھی نمبر خراب آ جاتا۔ اس کے علاوہ جو یہ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کے 75 سالہ تاریخی ہر چیز کا بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ جب یہ 2018 میں تھے تو $19 ارب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا تھا، وہ آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ انہوں نے صرف آخری 3 مہینے میں 4% بجٹ خسارہ کیا۔ روپے کی قدر 55 روپے تک گری ایک ٹائم پہ، ابھی یہ 15-20 روپے نیچے لائے آرٹیفیشلی، مصنوعی طور پہ، کہ یہ قطر سے پیسے آ رہے ہیں، IMF سے پیسے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا صرف 7,500 ارب روپے قرضہ بڑھا۔ جون کے مہینے میں ایک مہینے میں 3,100 ارب روپے قرضہ لیا، جو PTI کی حکومت پورے سال میں نہیں لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو شرح سود ہے 1998 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مہنگائی کا ریکارڈ جیسے انہوں نے بتایا ساروں نے 42%، ایکچولی 1973 میں پاکستان میں جو ہے 37% سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ 1973 کا بھی اور 1947 کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ ایکسچینج ریٹ کا بتایا۔ پھر جو ہے جو اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ 3 مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں لیا، 11% پاکستان کا جو ہے انہوں نے قرضہ لیا۔ پھر آخر میں جو ہے یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے تھے، یہ تمام چیزیں جو جولائی کے مہینے میں صرف 10% سے ٹیکس بڑھا، حالانکہ روپے کی قدر جو ہے 35% سے گری۔ تو تمام بدترین ریکارڈ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور امپورٹڈ حکومت۔ ایکسچینج ریٹ کا بھی ذرا بتا دیں۔ ایک منٹ ایکسچینج ریٹ کا ذرا بتا دیں، دوبارہ جو شروع ہو گیا کام۔ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ 210-12 روپے تک لے کے گئے تھے۔ کل جو ہے مارکیٹ میں جو بغیر انگوٹھے والا ریٹ، جس میں مطلب آپ ایسے جا کے لے لیں، 226 روپے کا، اور انگوٹھے والا جس میں ملتے نہیں $1,500 سے زیادہ 219-220 روپے، اور انٹر بینک کو 215 رکھا ہوا۔ اور وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تمام درآمدات بند کر دی ہیں، کسی کو LC نہیں کھولنے دے رہے، کسی کو کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ تو یہ ایک وجہ۔ آپ سم اپ کر دیں۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ سیاست کو تو ایک طرف رکھے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے سیاسی میدان میں، لیکن معاشی میدان بھی کو مختلف نہیں ہے۔
میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں، تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں، اور بہت لوگ ہیں جن کو لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم جو ہے گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو. ہم تیار ہیں، میں نے پہلے بھی اداروں کو کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور میں بالکل تیار ہوں.